इनकी एक खास बात है, उस खास बात को समझने की आवश्यकता है। और खास बात यह है कि ये जो गोबर और गौमूत्र की बात करते हैं, जिसके जरिए वो एटम के हमले को भी रोक लेते हैं, कैंसर की बीमारी को भी ठीक कर लेते हैं, कोरोना को भी भगा लेते हैं, जो थाली लोटा और घंटा बजाने की बात करते हैं वो, या आयत की कुछ खास किस्म की आयतें पढ़ने की बात करते हैं, या होली वाटर का एक चुल्लू पीने की बात करते हैं, यही सारे लोग जब खुद बीमार पड़ते हैं तो सीधे 5 स्टार के किसी हॉस्पिटल में सबसे बेहतरीन डॉक्टर के पास इलाज कराने के लिए जाते हो, चाहे वो लाला रामदेव हो, चाहे वो तमाम सारे ये जितने भी पोंगे पंथी हैं वो हो। लेकिन जनता को अंधविश्वास की घुट्टी पिलाने का काम करते हैं, क्योंकि उनके फायदे में। वो मूर्ख नहीं है, वो बाकी लोगों को मूर्ख बना रहे हैं, बाकी लोगों के बीच में कोरोना का वायरस फैला रहे हैं, लेकिन वो खुद मूर्ख नहीं है, वो धूर्त है, वो ज्यादा डेढ़ चतुर लोग हैं। और इसीलिए चाणक्य से लेकर सावरकर और जिन्ना होते हुए रामदेव और अमेरिका में जाकर घुटनों को बदलवाने वाले हमारे महान नेताओं तक हम अगर देख लें तो ये खुद उन चीजों में विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन लोगों के बीच में उन चीजों को ले जाएंगे। क्यों? उसका एक एजेंडा है, उस एजेंडे को समझने की बात है। और इस एजेंडे के सबसे पहले निशाने पर है स्त्री। यस, शूद्र है उसके निशाने पर, छोटी जातियां हैं उसके निशाने पर, उसका एक वर्ण भी है, मजदूर वर्ग और किसान है एक वर्ग के नाते उसके निशाने पर, लेकिन सबसे मुख्य निशाने पर है उसका स्त्रियां। और इस निर्बुद्धिकरण अभियान का एक विशेष पहलू भारत में यह है कि इनकी एक पार्टी भी है, इनका एक झंडा भी है, इनकी एक किताब भी है, और इनका भारत को भयानक भारत बनाने का और 5000 साल में जितनी भी रोशनी हासिल की है, उस हासिल की गई रोशनी को बुझाने वाला एक नक्शा भी है। ये सिर्फ कुबेर के खजाने का नक्शा नहीं है, ये यक्ष और यक्षिणी के तहखाने को और ज्यादा गहरा करने का नक्शा भी है। इसे वो कहते हैं कि ये हमारी कथित महान संस्कृति का प्रतीक है, ये हमारी उन महान परंपराओं का नक्शा है जिसका मनुस्मृति इसका ब्रांड एम्बेसडर है, मुख्य नाम है, लेकिन बाकी के प्रोडक्ट्स और भी हैं, उन्हें लेकर आना चाहते हैं। उसकी तैयारी के लिए यह बहुत आवश्यक हो जाता है कि लोगों के बीच में अंधविश्वास और अंधश्रद्धा को पैदा किया जाए। उस दिशा में जाने के लिए जरूरी है कि समाज के अंदर एक खास तरीके की बर्बरता पैदा की जाए। उस सारी नागरिक चेतना को जो 1857 के बाद आजादी की लड़ाई, ये आजादी तक के दौर में 90 साल में आई, या उसके बाद घिसटती हुई पिछले 70 साल में कुछ आगे बढ़ी है, जो नागरिक चेतना, बराबरी की चेतना, उस सब को खत्म करने के लिए जरूरी है कि लोग बर्बर बने, बर्बर तरीके से सोचें। और इसीलिए ये एक ऐसी अकेली पार्टी है संभवतः दुनिया में, भारत में तो खास तौर से है, जिसकी लड़ाई अपनी ही देश की जनता के खिलाफ है। वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री साहब की नातिन की शादी में भात लेके जा सकते हैं, उनकी कोई झगड़ा नहीं है, व्यापार चलता रहेगा, धंधा चलता रहेगा। उनकी लड़ाई अपनी ही जनता के खिलाफ है, अपने ही देश के उन मुसलमानों के खिलाफ है जिन्होंने न पाकिस्तान की मांग की थी, न वो पाकिस्तान में कभी गए, जो इस भारतीय संस्कृति के विकास में रचे बसे हैं, जिन्होंने साहित्य का, सभ्यता का, निर्माण कला का, समाज का, उत्पादन का, हर क्रिया का विकास किया, जो इसी जमीन पर पैदा हुए नागरिक हैं, उनके खिलाफ है उनकी लड़ाई। लेकिन केवल मुसलमानों के खिलाफ नहीं है। मुसलमान तो उनके लिए रैलिंग पॉइंट है, जिसके आधार पर वो एक व्यापक बर्बर एकता को बना सकते हैं। उनका असली मकसद है, और उस मकसद को समझने की आवश्यकता है। और उनका असली मकसद है कि जब 1947 की आज़ादी के बाद जब इस देश में संविधान का निर्माण होना शुरू हुआ था, तब उन्होंने संविधान सभा को और उस वक्त जो हमारे देश के राष्ट्रपति हुआ करते थे उनको ज्ञापन देकर ये कहा था, अपने अखबारों में छापकर ये कहा था कि हमें किसी तरीके के संविधान की आवश्यकता नहीं है,
किसी संविधान सभा की आवश्यकता नहीं है। हमारे देश में 5000 साल पुराना, वो उसको 5000 साल पुराना मानते हैं, एक संविधान मौजूद है जिसका नाम है मनुस्मृति। मनुस्मृति के आधार पर राज चलना चाहिए। ये है मोरोना वायरस का वो असली न्यूक्लियस। जैसे कोरोना का वायरस में एक प्रोटीन का अणु होता है और उसके चारों तरफ एक फैट की, चर्बी की परत होती है, ये है असली वो प्रोटीन का अणु जो अपने ऊपर चारों तरफ चर्बी लपेट कर आया है, और वो अणु का नाम है मनुस्मृति, जिसके आधार पर वो एक ऐसे समाज का निर्माण करना चाहते हैं जहां पर अपनी ही जनता के एक बहुत बड़े हिस्से को गुलाम बना के रखा जाएगा। ये बात उन्होंने संविधान सभा से कही। ये बात सावरकर ने जब हिंदुत्व शब्द का पहली बार इस्तेमाल किया, वो इस शब्द के जनक थे, तब उन्होंने कही कि मेरे हिंदुत्व का हिंदू धर्म के दर्शन से या परंपराओं के साथ कोई रिश्ता नहीं है। ये खास तरीके की शासन प्रणाली है जिसके आधार पर व्यवस्था देश की चलाई जानी चाहिए, चलाई जाएगी। हम एक ऐसा हिंदुत्व लेकर आए। इसलिए मनुस्मृति केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं है। मनुस्मृति के आधार पर वो राज चलाना चाहते हैं। मनुस्मृति क्या कह रही है? मनुस्मृति कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं है, धर्म ग्रंथ नहीं है। मनुस्मृति कोई वर्णाश्रम की फिर से की गई पुनर्व्याख्या नहीं है। मनुस्मृति मूलतः अपने अंतिम निष्कर्ष में और अपने सारे मंत्रों के साथ स्त्री के खिलाफ एक पूरे का पूरा आख्यान है। एक ऐसी संस्कृति या शासन प्रणाली है जिसका झंडा लाल किले या पार्लियामेंट के ध्वज स्तंभ में नहीं, स्त्री की देह में गाड़ा जाता है। और इसीलिए ये जो मोरोना का वायरस है, उस मोरोना का वायरस अभी टोपी पहना रहा है, अभी जात पहचान रहा है, लेकिन अंततः उसका सबसे निर्णायक दुश्मन, जिससे वो किसी भी तरीके की सदाशयता का आचरण करने के लिए तैयार नहीं है, जैसा कि अभी अपन जानेंगे, स्त्रियां हैं। शूद्रों के खिलाफ बहुत खराब बातें इसमें लिखी गई है मनुस्मृति में। कभी मौका मिले तो पढ़िएगा जरूर। इतनी विवस्त्रम बातें हैं। लेकिन उसके बाद क्या कहा गया है? उसके बाद कहा गया कि स्त्री शूद्राति शूद्र है। मतलब शूद्रों के साथ जो किया जाना चाहिए, स्त्री शूद्रों से भी ज्यादा शूद्र है। उसके लिए फिर ब्राह्मणी या क्षत्रिय या वैश्य या किसी और वर्ण के होने की कोई रियायत नहीं है। वो शूद्राति शूद्र है। और उसके साथ क्या बर्ताव किया जाना चाहिए? पिता रक्षति कौमारे, भर्ता रक्षित यौवने, रक्षित स्थविरे पुत्रा, न स्त्री स्वातंत्र मरहति। जब तक वो कुमारी रहती है तब तक उसकी रक्षा और देखरेख करता है पिता। विवाह के बाद उसकी देखरेख और नियंत्रण करता है पति। उसके बाद अगर वो दुर्योग से विधवा हो जाए तो उसके बाद उसकी रक्षा करता है उसका पुत्र। स्त्री को कभी भी स्वतंत्र नहीं होना चाहिए। मनुस्मृति अत्यंत प्यार के साथ ये व्याख्या करती है, जिसे तुलसीदास और आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, महावृष्टि चली फूट कियारी, जिमि स्वतंत्र भय बिगड़े नारी। स्त्री की स्वतंत्रता को किसी भी तरीके से नहीं दिया जाना चाहिए। मनुस्मृति के राज के लाने का मतलब है, जिसके लिए यह मोरोना फैलाया जा रहा है, अंधविश्वास और बर्बर बनाया जा रहा है समाज को, का मतलब है कि एक ऐसे समाज का लाना जहां पर स्त्री का कोई व्यक्तित्व नहीं होना चाहिए। मनुस्मृति में एक स्थान पर कहा गया कि पति अगर चरित्रहीन, लंपट, निर्गुणी क्यों न हो, स्त्री का कर्तव्य है कि वह उसकी देवता की तरह सेवा करे। महाभारत में कहा गया कि पति चाहे बूढ़ा, बदसूरत, अमीर या गरीब कुछ भी हो, स्त्री के लिए उत्तम भूषण है। और उत्तम भूषण ही नहीं है, बल्कि स्त्री को बाद में थोड़ा सा लोभ भी दिया गया है। और महाभारत में ये कहा गया कि बेवकूफ और मूर्ख पति की सेवा करने वाली स्त्री अक्षय लोक को प्राप्त करती है। ये बात अलग है कि कोई भी धर्मग्रंथ उठा के पढ़ लीजिए, अक्षय लोक हो, चाहे स्वर्ग हो, चाहे जन्नत हो, पुरुष के लिए अप्सराएं हैं,
शराब है, परियां है, हूरे है। स्त्री जो अक्षय लोक में जाने वाली है, वहां क्या मिलने वाला है उसे। लेकिन ये कहा गया है कि बेवकूफ और मूर्ख पति की भी सेवा करो, उससे अक्षय लोक मिलेगा। और आरएसएस के विचार क्या है? उनके जो गुरुजी थे, उन्होंने क्या कहा था? स्मृति को तो वो अपना ग्रंथ मारते ही हैं, लेकिन वो उससे ज्यादा आगे की बात करते हैं। गुरु गोलवलकर ने अपनी किताब बंच ऑफ थॉट में, जिसे विचार नवनीत के रूप में कहते हैं, उसमें छापा है कि एक निरपराध स्त्री का वध है, परंतु ये सिद्धांत राक्षसी के लिए लागू नहीं होता। राक्षसी कौन है? जो महाभारत में कही गई बात को नहीं मानती है, जो तुलसीदास की कही गई बात को नहीं मानती, जो मनुस्मृति में लिखी गई बात को नहीं मानती। वो एक कहानी सुनाते हैं विचार नवनीत में, और कहानी ये सुनाते हैं कि एक युवक और एक युवती आपस में प्रेम करते थे। प्रेम करते करते ऐसी स्थिति आई कि युवक के परिवारजन उस युवती के साथ उसका विवाह करने के लिए तैयार नहीं हुए। ऐसी स्थिति में उस युवक ने अपनी प्रेमिका को गला दबाकर मार डाला, लेकिन उस लड़की को बिल्कुल भी तकलीफ नहीं हुई। आप समझ रहे हैं लव जिहाद के वास्तविक निहितार्थ क्या है? लव जिहाद के नाम पर किए जाने वाले इस प्रचार का वास्तविक संदेश क्या है? वो अपनी किताब में लिखते हैं, उससे तनिक भी पीड़ा नहीं। वो अपने निर्देशों में कहते हैं कि महिलाएं मुख्य रूप से मां हैं। उनका काम बच्चों को जन्म देना, बच्चों को पालना पोसना और संस्कार देना है। उनके आजकल के जो सरसंघ चालक हैं, वो एक से अधिक बार इस बात को बोल चुके हैं कि शादी क्या है? एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें पुरुष ये कहता है कि मैं तुम्हें खाना दूंगा, मैं तुम्हें कपड़े दूंगा, मैं तुम्हें रहने की जगह दूंगा, और पत्नी का काम यह है कि वो अपने पति को पूरी तरीके से संतुष्ट रखे। ये उस तरीके के मोरोना के राक्षस को लेकर आने चाहते हैं जिसमें इस तरीके की प्रावधान किए गए। आरएसएस में स्त्री शामिल नहीं हो सकती, महिला शामिल नहीं हो सकती, लेकिन 1936 में उन्होंने एक राष्ट्र सेविका समिति बनाई थी। उसकी आजकल की जो नेता है सीता अन्नदनम, क्या बढ़िया नाम है उनका, सीता। वो क्या बोलती है? वो ये बोलती हैं अपने भाषणों में, अपनी किताबों में, अपने लेखों में कि हमारी परंपराओं में महिला अधिकारों के बीच संतुलन होना चाहिए। पिता की संपत्ति में हिस्सा हमारी संस्कृति नहीं है। शास्त्रों में जिस तरह लिखा है वैसा ही किया जाना चाहिए। वैवाहिक बलात्कार नाम की कोई चीज नहीं होती, ये पाश्चात्य धारणा है। समता, बराबरी, लोकतंत्र, ये सब पाश्चात्य पश्चिम से आई हुई धारणा है। शास्त्रों में क्या लिखा है? मैं 2-3 उल्लेख आपके बीच में रख देता हूं। बृहदारण्यक उपनिषद में लिखा हुआ है, जो लगभग 2500 साल पहले लिखा गया था। उसमें पत्नी के साथ संसर्ग करने के तरीके बताए गए। मनुहार करना, मंत्रोच्चार करना, खरीदना, और इसके बाद भी अगर वो राजी नहीं होती है तो लाठी या हाथों से मारना। शक्ति की दम पर उसका वश लेना। वो जो राष्ट्र सेविका समिति आरएसएस ग्रंथों और पुराणों में जिस तरीके से जो काम लिखे गए हैं वो करने के लिए कह रहे हैं, उसमें से एक काम यह है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में लिखा हुआ है कि घर से बाहर अगर मनोरंजन करे कोई स्त्री, घर से बाहर जाकर हंसे बोले, तो उसके पति का और घर के पुरुषों का ये अधिकार है कि वो फटे बांस से उसकी पीठ पर पिटाई लगा सकते हैं। वो प्रावधान कर गए हैं दंड का। केवल इतना ही नहीं है, उसमें अलग मतलब स्त्रियों के साथ सबसे ज्यादा दुराचार करने वाला जो देवता माना जाता था, देवताओं के जो इंद्र थे, उन इंद्र तक को कहा था कि महिलाओं के मन को काबू कर पाना बहुत मुश्किल है। इन्हें ताकत, क्षमता और योग्यता में ये कमतर होती हैं, लेकिन इन्हें शक्ति के दम पर ही वश में किया जाना चाहिए और कुछ नहीं है।
मनुस्मृति में एक जगह पर जिक्र आता है कि विरासत में जिन चीजों को बांटा जाना चाहिए उनमें बांटी जाने वाली एक वस्तु का नाम औरत भी है। इसके हिसाब से जो आचरण नहीं करेगा वो उस तथाकथित हिंदू राष्ट्र में नहीं रह सकता जो मनुस्मृति के आधार पर चलना है। और उस तरीके के वायरस के लिए एक जरूरी है समाज के अंदर एक बर्बरता, एक निर्बुद्धिकरण। उस निर्बुद्धिकरण को लाने की पूरी ताकत के साथ कोशिश की जा रही है। कोरोना की आड़ में जो तानाशाही की हरकतें हो रही हैं उसमें आप देख सकते हैं सफूरा जरगर पकड़ी जा रही है, गर्भवती युवती झूठे आरोपों में। सुधा भारद्वाज नाम की वकील जो है वो पिछले 2 साल से जेल में पड़ी हुई है। नताशा जी को पकड़ लिया गया है। जेएनयू में, एएमयू में, जामिया में, टिस पर इन हमले में वो तमाम सारी आयशी घोष सहित वो तमाम सारी पढ़ने लिखने वाली लड़कियां निशाने पर हैं जो उनके हिसाब से राक्षसी महिला है। महिला का काम है घर में रहना। पिता रक्षति कौमारे भर्ता रक्षति यौवने। उसका अधिकार पढ़ने का नहीं है। और पढ़ने लिखने के मामले में जो विदुषी हुई हैं, चाहे वो घोषा हो, चाहे वो अपाला हो, चाहे वो गार्गी हो और या मैत्री हो, उनके साथ किस तरीके का व्यवहार किया गया उसके बारे में आप लोग कभी बाद में अपन लोग बात करेंगे। ये इस लंबे ग्रहण का कारण है। इस पूरे समाज की व्यवस्था में जो लंबा ग्रहण रहा, जो मनु की नफरती अमानुषिक सोच रही, जो बाद में परवरिश का हिस्सा बन गई, जो मुहावरों में आती है, जो कहावतों में आती है, जो लोकोक्तियों में आती है, जो कहानियों में आती है, जो किताबों में आती है, जो ग्रंथों में आती है। आज से 5-7 साल पहले की बात है, जब हम जब बचपन में जब हम पढ़ा करते थे तो हम पंचतंत्र को कहा जाता था स्कूल में भी और परिवार में कि पंचतंत्र बहुत अच्छी किताब है। पंचतंत्र उन दुष्ट राजकुमारों को पढ़ाई गई थी जो पढ़ना लिखना नहीं चाहते थे। जब थोड़े से बड़े हुए और अभी 8-10 साल पहले पंचतंत्र, मूल पंचतंत्र संस्कृत में खरीद के लेकर आए और उसके हिंदी भाषा को देखा तो हम चमत्कृत रह गए कि किस तरीके से उन मासूम बच्चों के दिमाग में पंचतंत्र नारी विरोधी कहानियों का महाग्रंथ है इस देश में और वो आदर्श ग्रंथ है। उसकी हर कहानी में स्त्री के बारे में जिस तरीके की अपमानजनक टिप्पणियां हैं और उसके बारे में जिस तरीके के फतवे हैं वो पढ़ाए जा रहे हैं परवरिश में। एजुकेशन के जरिए एक मॉरल विकसित किया जा रहा है पूरे के पूरे समाज में, जिनमें स्त्री को इस तरीके से वंचित किया जा सकता है और उसी के तरीके से कानून भी बने। कोलंबिया में जब अपनी पीएचडी की थीसिस जमा की थी बाबा साहब अंबेडकर ने, तब उन्होंने जाति और वर्ण के जेंडर की पहचान की थी। अच्छा काम था उनका। उस वक्त उन्होंने कहा था कि ये जितने भी शास्त्र सम्मत कानून बने हैं, इन सारे शास्त्र सम्मत कानूनों में एक ही वजह है और वो वजह यह है कि स्त्री को नियंत्रित रखो, ताकि स्त्री अगर कहीं बाहर चली जाएगी उस समुदाय विशेष से, उस वर्ण विशेष से, उस परिवार विशेष से, तो उनकी ये वर्णाश्रम की और जाति प्रणाली का चलना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए निषेध किया गया। स्त्री प्रेम नहीं कर सकती, वो अपनी मर्जी के साथ विवाह नहीं कर सकती, बड़ी हो जाएगी और अपनी मर्जी के साथ विवाह करने की सोच भी सकती है, इसलिए बाल विवाह कर दिया जाना चाहिए। अगर यौवनावस्था में विधवा हो जाएगी, उसके बाद उसके दिमाग में प्रेम करने की बात आ सकती है, तो विधवा विवाह पर रोक लगनी चाहिए और सती प्रथा होनी चाहिए कि जैसे ही विधवा हो वैसे ही उसको मार दिया जाए। तो जितने भी नियम कायदे बने, जिनके बारे में आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि वो हमारी महान परंपराओं का हिस्सा है, और वही महान परंपरा है जिन महान परंपराओं के आधार पर इस देश को दोबारा से महान बनाया जा रहा है, और उसी के लिए कोरोना की आड़ में ये जो मूर्खता का वायरस है, मोरोना का वायरस है, बर्बरता का वायरस है, वो फैला जा रहा है। तो समझा जा सकता है कि ये कितनी बड़ी खतरनाक चुनौती है। भारतीय संस्कृति के एक बहुत बड़े विद्वान हुए हैं जिनका नाम था सालुंखे, वो मराठी में काफ़ी किताबें लिखी उन्होंने वर्चस्वकारी भारतीय संस्कृति के बारे में टिप्पणी करते हुए लिखा है, सारे धर्म ग्रंथों और पंथों और पुराणों और उपनिषदों आदि इत्यादि की और बाकी के धर्म ग्रंथों की भी
जो गैर हिंदू है उनकी भी, इन सब का अध्ययन करने के बाद उन्होंने लिखा कि बाकी के मामलों में भले ये आपस में बहुत भिन्न है, अलग अलग है, ये धर्म पंथ विचारधारा है, लेकिन एक मामले में पूरी तरह से सहमत है, और वो मामला ये है कि पुरुष को सुख साध्य है। जीवन का और सृष्टि का जो मकसद है वो है पुरुष का सुख, और स्त्री उस सुख के साधनों में से एक साधन है। इसलिए संसाधन के रूप में स्त्री का अपना कोई सुख हो सकता है, या उसे अपने स्वतंत्र रूप से विचार करने का कोई अवसर मिल सकता है। इस सब का विचार करने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। ये है वो महान विरासत, जिस महान विरासत की बहाली करने के लिए कोरोना के दौरान नागरिक अधिकारों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर जो रोक लगाने की कोशिश की जा रही है, उसका मुख्य मकसद यह। इतने तमाम सारे वैज्ञानिक विकास के बाद भी पहुंचे कहां हम? क्योंकि ये कहीं ना कहीं सुप्त अवस्था में तो रही, हमारे जीवन शैली में रही, हमारे समाज के आचरण की शैली में रही। 2017-18 का इसी मोदी सरकार का पार्लियामेंट में पेश किया हुआ आर्थिक सर्वेक्षण कहता है कि 6 करोड़ 30 लाख लड़कियों की हत्या गर्भ में ही कर दी गई एक वर्ष के अंदर। 6 करोड़ 30 लाख लड़कियों की हत्या गर्भ में कर दी गई, और 2 करोड़ 10 लाख लड़कियां ऐसी पैदा हुई जिनके माँ बाप उन्हें जन्म नहीं देना चाहते थे। ये जो विकृत सोच था, इस विकृत सोच ने एक ऐसा नजरिया, एक ऐसा अमानवीय, एक ऐसा अमानुषिक नजरिया विकसित कर दिया समाज के अंदर, समाज के सोच विचार के अंदर, समाज की परंपराओं के अंदर, जिसमें स्त्री को कोख में भी मारा जाना बिल्कुल मतलब बेहतर काम और पुण्य काम माना जाने लगा, उसे भी राक्षसी माने जाने लगा, क्योंकि ये भी एक तरीके से वध ही हुआ, हत्या हुई। जबकि वास्तविकता क्या है? माफ कीजिएगा, मैं स्त्री के योगदान के बारे में यहाँ पे चर्चा करने के लिए नहीं आया ना। हालांकि मेरी बहुत जगह से जुटाई गई सामग्री के आधार पर मेरी ये दृढ़ मान्यता है कि स्त्री ने ही पहली बार खेती करना सीखा था। स्त्री के मुंह से ही निकला था पहली बार कोई शब्द, उसी ने गाई थी पहली कोई कविता लोरी के रूप में, उसी ने रचा था पहला कोई संगीत, उसी के दिमाग में ये बात आई थी कि अगर पेड़ के नीचे खड़े होकर बारिश से बचा जा सकता है तो पेड़ की पत्ती और डाली को लेकर एक ऐसा झोपड़ी भी बनाई जा सकती है जहां पर बारिश और धूप से बचा जा सकता है। निर्माण और सृजन की सारी खोजों के पीछे स्त्री है। एक विकास के विशेष अवस्था में जब समाज के अंदर वर्ग हुए, जैसा कि फ्रेडरिक एंगल्स कहते हैं, जब समाज के अंदर वर्ग पैदा हुआ और व्यक्तिगत संपत्ति का मोह पैदा हुआ, व्यक्तिगत संपत्ति पैदा हुई, उसके बाद पहला गुलाम बनाया गया था स्त्री को। लेकिन उसकी क्षमता कम नहीं है, उसकी सृजनात्मकता कम नहीं है, उसकी मारकता कम नहीं है, उसकी योग्यता कम नहीं है। ये न विज्ञान से साबित होता है, ये न इतिहास से साबित होता है। और इसके बावजूद भी मनुस्मृति और इस तरीके के तमाम सारे ग्रंथ उसको अगर कमतर बताने की कोशिश करते हैं तो उसके पीछे एक सोचा समझा एजेंडा है। और इस कोरोना काल में ही महिलाओं ने अपने काम के जरिए जो उदाहरण पेश किए हैं वही काफी है ये समझने के लिए कि वो कितना बेहतर कर सकते हैं। हमारी जनवादी महिला समिति की केंद्रीय कमेटी की सदस्य हैं संध्या शैली जी, हमारे लोक जतन के संपादक मंडल में भी हैं। उन्होंने अभी बीच में मध्य प्रदेश की जनवादी महिला समिति के फेसबुक पेज पर लाइव बोलते हुए कुछ दिलचस्प जानकारियां दी थी। उनमें से केवल एक जानकारी मैं आपके बीच में रख रहा हूं कि हिंदुस्तान में, भारत में कोरोना से शानदार जीत का रिकॉर्ड केरल ने कायम किया, जहां की स्वास्थ्य मंत्री शैलजा टीचर हैं, जिन्होंने कोरोना 30 जनवरी को आया था। केरल में पहली बार एक मेडिकल स्टूडेंट थी जो लौट कर आई थी। उसके 5 दिन पहले से ही केरल ने पूरे केरल को इस बात के लिए तैयार करना शुरू कर दिया था कि हम इस वायरस को नहीं आने देंगे, इस वायरस को नहीं जीतने देंगे। और केरल ने जो रिकॉर्ड कायम किया है वो रिकॉर्ड न केवल इस देश में देखा जा रहा है बल्कि पूरी दुनिया में उसको सराहा जा रहा है।
स्वास्थ्य मंत्री श्रीमती शैलजा टीचर की अगुवाई में। और वो अकेली उदाहरण नहीं है। एडवा की वो नेता है महिला समिति की। दुनिया के 7 देश हैं, जिनमें से 5 के नाम मैं आपको बता रहा हूं। आइसलैंड है, न्यूजीलैंड है, जर्मनी है, फिनलैंड है, ताइवान है। ये वो देश हैं जिन्होंने कोरोना को नाथ लिया। उन्होंने उसके नाम पर बदहवासी नहीं फैलने दी, उस बीमारी को नहीं फैलने दिया। और इन आइसलैंड, न्यूजीलैंड, जर्मनी, फिनलैंड और ताइवान, इन सारे देशों की शासन की मुखिया जो है वो महिला है। उन्होंने अपने काम से साबित किया। डोनाल्ड ट्रंप की तरह गाल नहीं बजाए। वो जॉनसन जो है वहां का, इंग्लैंड का, उसकी तरह भाग कर नहीं गया, या ब्राजील के बोल्सोनारो की तरह पूरे का पूरा ब्राजील उसमें लपेट में था, चपेट में था ब्राजील आज भी। और वो अपने डाचा में बैठकर अपना छुट्टियां काट रहे थे। ऐसी गैर जिम्मेदारी का काम नहीं किया। और जिन 3 देशों में कोरोना से बहुत शानदार तरीके से मुकाबला किया गया, उनमें से एक चीन है, जहां पर उन्होंने ये फैसला लिया कि वो पूरी जनता का अनिवार्य जांच करेंगे ताकि इसको और फैलने से रोका जाए और इससे नुकसान नहीं होने देंगे। और क्यूबा, जिसने न केवल अपने यहाँ पर काबू पाया बल्कि 60 से ज़्यादा देशों में अपने डॉक्टर्स भेजे उसको रोकने के लिए। वियतनाम, जो चीन के ठीक बगल में है, चीन से बॉर्डर लगी हुई है, लेकिन इसके बावजूद भी कोरोना से वहाँ पर एक भी मौत नहीं होने दी गई। बल्कि न केवल अपने यहाँ की मौतें रोकी, बल्कि अमेरिका, जिसने उसके साथ युद्ध में बहुत महा अन्याय किया था, जिसने पूरे के पूरे वियतनाम की पूरी ज़मीन पर 7-8 इंच मोटी बारूद की एक परत बिछा दी थी, उस अमेरिका को भी उन्होंने वेंटिलेटर्स, पीपी और किट्स भेजे, मास्क भेजे, ये कहते हुए कि ये मनुष्यता का सवाल है, इस वक्त आप संकट में हैं, हम आपके लिए ये भेज रहे हैं। अपने यहाँ पर काबू पा लिया। ये वो देश है जहाँ पर वो विचारधाराएं राज करती हैं जिनका मानना ये है कि स्त्री का बराबरी का अधिकार होना चाहिए और उसको बराबरी के अधिकार में साथ लाया जाना चाहिए। हमारे यहाँ उनका एजेंडा अलग है। और हमारे यहाँ उनका जो एजेंडा है, उस एजेंडे का बिल्कुल साफ मामला है। और वो मामला केवल थाली बजाने तक सीमित नहीं है, वो मामला केवल टोपी पहनाने तक सीमित नहीं है, वो मामला केवल जात पहचानने तक सीमित नहीं है। वो मामला स्त्री के गुलाम बनाने की, स्त्री को दोबारा से पीछे धकेलने की, उन सारी चीज़ों को, उन सारी संभावनाओं को ख़त्म कर देने का है जो इस बीच में संघर्षों के जरिए हासिल की गई। अगर हम थोड़ा सा इतिहास में जाते हैं तो इन 3000 वर्षों के इतिहास में स्त्री की तुलनात्मक रूप से बेहतर सामाजिक आर्थिक हैसियत बुद्ध काल में रही है। उस काल में रही है जब बुद्ध विचारधारा का वर्चस्व था। और बुद्ध क्या कह गए हैं? बुद्ध ने जो बात कही थी वही बात को हाथ में लेकर आज इस मोरोना के अंधकार का मुकाबला किया जा सकता है। और बुद्ध ने ये कहा था कि सवाल उठाओ, सवाल उठाने से ही रास्ते निकलेंगे, सवाल उठाने से ही उत्तर निकलेंगे। और सवाल उठाने के साथ साथ उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही थी, और वो बात ये कही थी कि किसी भी बात को इसलिए मत मानो कि वो किसी किताब में लिखी है, पहले से चली आई है, बड़े लोग कहते हैं, परंपरा का हिस्सा है। किसी भी बात को तब मानो जो समाज और तुम्हारी बुद्धि और विवेक की कसौटी पर खरी उतरती है। इस अंधेरे को अगर चीरना है तो हमें सवाल उठाना होगा। इस अंधेरे को अगर चीरना है तो ये कहना पड़ेगा कि जो समाज के हित की कसौटी पर ठीक नहीं है, जो हमारी बुद्धि और विवेक की कसौटी पर अगर ठीक नहीं है, तो हम उसको नहीं मानेंगे, उसको बदलेंगे और एक नए तरीके के आकाश और एक नई तरीके की भूमि की रचना करेंगे। और उन्हें ऐसे में जो हमारे साथ रहने वाले हैं, वो चाहे एंगल्स हो, चाहे बीटीआर हो, चाहे अंबेडकर हो, इन सब लोगों के कहे हुए के को आगे लेते हुए हम जाएंगे। और लड़ाई देखिए व्यर्थ कभी नहीं जाती। मैं कविता में बात नहीं करता कि व्यर्थ नहीं जाता है बोया हुआ पसीना, अलबत्ता उगने में देर भले हो जाए, वो वाली बात नहीं है। सावित्री फुले और फातिमा शेख जब अपने घर से जाया करती थी स्कूल तक बच्चियों को पढ़ाने के लिए,
बाल विधवाओं को पढ़ाने के लिए, जब स्त्री की पढ़ाई पर रोक थी, उस वक्त कितने हमले नहीं हुए थे उन पर, लेकिन उसके बाद भी उस वक्त जिस मुश्किल लड़ाई को उन्होंने लड़ा, आज उस लड़ाई की वजह से मनुष्य समाज के इस हिस्से को जो जम्बू द्वीप है, भारत खंडे में रहता है, वहाँ की बेटियों को, वहाँ की स्त्रियों को, वहाँ की बच्चियों को पढ़ने का अधिकार मिला। इसलिए लड़ाई नतीजे में आती है, और वो ऐसी लड़ाई का खुशी की बात और गर्व की बात है कि एडवा, अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति, ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक वुमेन्स एसोसिएशन इस लड़ाई की अगुवा दस्ता है इस देश में, जो अपने जैसे तमाम सारे संगठनों को लेकर अपनी उन पुरानी संघर्ष की महान परंपराओं को, जिसमें सावित्री फुले भी आती है, जिसमें फातिमा शेख भी आती है, बल्कि मैं अगर कहूँ तो जिसमें दार्शनिक बहस करने वाली उस जमाने की वो तमाम सारी स्त्रियां भी आती हैं, जिन्होंने अपनी काबिलियत से उस वक्त के बड़े बड़े महामनीषियों और शंकराचार्यों को भी निरुत्तर कर दिया था। उस पूरी परंपरा जिसमें थेरी लिखने वाली भिक्षुणियाँ भी आती हैं, उस परंपरा से लेकर आने वाले समाज को बेहतर बनाने के लिए, एक बड़े मिशन को लेकर, एक बड़ी समझदारी को लेकर, एक बड़े विचार को लेकर, एक बड़े विकल्प को लेकर जो संगठन चल रहा है, आप उसके साथ हैं। और जब मैं अपने व्यक्तिगत जीवन की बात आपको कह रहा हूँ कि जब हमारे जो महिला समिति के बनाने का जो तजुर्बा था वो बहुत जोरदार था। वो तजुर्बा ये था कि जब हम एक हारी हुई लड़ाई से उदास बैठे हुए थे, कॉमरेड शैलेंद्र शैली और हम लोग युवाई थे उस वक्त, तब बाय द वे हमारी माँ ने हमसे पूछा था क्या हो गया, तो हमने कहा कि एक बहुत दुष्ट किस्म का व्यक्ति है जो एक बड़ा अधिकारी है, वो अपने यहाँ पे काम करने वाली महिलाओं को परेशान करता है। हम लगातार उसके खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं, धरने आंदोलन हो चुके हैं, लेकिन कोई उसके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई नहीं हो पा रही है। उन्होंने, जो पढ़ी लिखी नहीं थी, जो स्कूल कॉलेज नहीं गई थी, उन्होंने कहा तो इसमें संकोच की क्या बात है, हमें बताओ कौन है, अगर महिला को परेशान किया है तो महिलाएं जाएंगी उसको ठीक करके आएंगी। और वो जिस लड़ाई को हम हारा हुआ समझकर उदास बैठे थे, 4-5 दिन में पूरे शहर में जितने भी आंदोलन के संपर्क थे उन सब की महिलाएं इकट्ठा हुई और उन्होंने उस ऑफिसर के यहाँ धावा बोला, और धावा ही नहीं बोला बल्कि ऐसी निर्णायक जीत हासिल करके आए। उसने सार्वजनिक रूप से खड़े होकर अपनी टेबल पे माफ़ी मांगी और सरकार को भी उसके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ी। एक हारी हुई लड़ाई को जीती हुई लड़ाई में तब्दील कर दिया उस संगठन ने, जो उस वक्त उस आंदोलन के बाद जो बना, निर्मित हुआ। इसलिए लड़ाई कोई भी ऐसी नहीं होती जिसे जो अगर पूरी तरीके से योजना बनाकर संयम के साथ और पूरे कौशल के साथ अगर जिसे आगे बढ़ाने की, वो ठीक है, बीच बीच में थोड़ी सी हिचकिचाहटें आती हैं। इसलिए मेरी यही कामना है। और आखिरी में वो चौथी बात मैं आपसे कहना चाहूँगा, और इसे बिना विस्तार में जाए हुए मैंने जो लिखा है उसको मैं आपके बीच में बोल देता हूँ, क्योंकि ये, और वो जो एक व्यक्ति के नाते कहनी थी, और वो है मेरी अच्छी लड़कियों से शिकायत। हमारे साथ बहुत सारी अच्छी लड़कियां हैं। आमतौर से जो अच्छी लड़कियां होती हैं वो बहुत अनुशासित होती हैं। हमारी एक मित्र ने अच्छी लड़कियों पे कविता भी लिखी है, जिसे मैं यहाँ पे नहीं पढ़ रहा। आमतौर से जो अच्छी लड़कियां हैं वो बहुत अनुशासित होती हैं, चुप चुप रहती हैं, जितना दे दो उतने पर मान जाती हैं, कभी जोर से नहीं बोलती, कभी आगे नहीं भागती, कभी ना नहीं कहती, और सामने आने की बजाय पीछे पीछे चलने में खुश रहती। अभी कोरोना काल में हमने इन अच्छी लड़कियों को देखा। जब भी कहा गया कि इस मुद्दे पर आपको लाइव आना चाहिए, हमारी अच्छी लड़कियां झिझकी, बोले नहीं हमें छोड़िए गवर्नमेंट, बाकी लोगों से कहिए कि वो लोग लाइव पर आ जाएं तो अच्छा रहेगा, हम पता नहीं बोल पाएंगे कि नहीं बोल पाएंगे। भाषण देने में झिझकती हैं, लिखने में संकोच करती हैं, धड़ाक से कोई फैसला लेना हो तो घबरा जाती है, 25 लोगों से पूछती है कि हाय रब्बा पता नहीं क्या होगा। ये जो अच्छी लड़कियां होती हैं, इनकी जो अच्छाइयां हैं वो भी काफ़ी कम संक्रामक नहीं होती, वो फैलती जाती है। अरे रहने दो, हमको भाषण नहीं देना, नहीं आना। थोड़ा सोचिए तो सही कि इसकी वजह क्या है। इसकी वजह उस सामाजिक परवरिश में है, उस कंडीशनिंग में है, जिसने बहुत चतुराई के साथ ठगी की है अच्छी लड़कियों के साथ। उन्होंने झिझकना अच्छी लड़की का श्रृंगार बना दिया है। उन्होंने बेड़ियों को आभूषण बना दिया।
उन्होंने एक नकली डर बिठा दिया कि हाय हमसे अगर गलती हो जाएगी तो पता नहीं लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। ये डर नहीं है, ये वैचारिक वर्चस्व को कायम करने का तरीका है। ये पुरुष सत्ता के भ्रम जाल को और पितृसत्तात्मकता के माया जाल को मजबूत बनाने की कोशिश है। कुछ महिलाएं भी इसकी वाहक होती हैं। अच्छी लड़कियां इस सच को जानती हैं, लेकिन इसके बाद भी परवरिश इतनी तगड़ी होती है कि वो मानती नहीं। हमारा अनुभव है, हमारा आग्रह है, हमारा निवेदन है इन अच्छी लड़कियों से कि इन अच्छी लड़कियों को बोलना सीखना होगा, आगे रहने की आदत डालनी होगी। गलतियां करते करते ही लोग सीखते हैं, गलतियां करते करते ही लोग पारंगत होते हैं। इसलिए गलतियों का जोखिम भी उठाना होगा। गलती करने में नथिंग रॉन्ग। कॉमरेड लेनिन ने कहा था कि महफिलों और गोष्ठियों में चहको मत, लड़ो और जगह बनाओ। बोलना होगा। एक बार गार्गी चुप रह गई थी, उसकी कीमत 2500 साल तक इस देश की स्त्रियों को चुकानी पड़ी। याज्ञवल्क्य के साथ बहस करते हुए याज्ञवल्क्य 1000 गायें जीतकर जनक के दरबार से ले जाना चाहते थे, शास्त्रार्थ करने के लिए आए थे। सारे विद्वानों ने हथियार डाल दिए थे, केवल गार्गी थी जिसने उनसे पूछा, और ऐसे प्रश्न पूछे जो उस जमाने के भौतिकवाद के हिसाब से काफी आगे के प्रश्न थे। एक प्रश्न पर जब याज्ञवल्क्य जी निरुत्तरित हो गए, तब उन्होंने क्या कहा मालूम है आपको? तब उन्होंने ये कहा कि अब अगर एक भी शब्द तूने अपने मुंह से निकाला तो तेरा मस्तक फट जाएगा, तेरा सर धड़ से अलग हो जाएगा। गार्गी के तब चुप रहने की कीमत बहुत चुकाई गई है, अब नहीं चुक रहेंगे, क्योंकि याज्ञवल्क्य हार कर भी जीत गए थे और गार्गी जीत कर भी हार गई थी इस खामोशी की वजह से। दूसरा निवेदन मेरा उन लोगों से है जो महिला समानता और उनकी बड़ी चढ़ी भागीदारी की बात करते हैं और सच्ची में ऐसा मानते हैं कि ऐसा होना चाहिए। उन्हें भी थोड़ी तमीज, थोड़ा सलीका, थोड़ा शऊर सीखना होगा और अपने व्यवहार को ऐसा ढालना होगा जिससे हमारी स्त्री कार्यकर्ताओं का, युवती कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़े, जिनका आत्मविश्वास निखरे। उनकी अनगढ़ भाषा और वर्तनी पर अपना ज्ञान देने और आलोचनात्मक ग्रंथ लिखने की बजाय ये याद रखना होगा कि खुद उन्होंने जो पहला शब्द सीखा था, खुद उन्होंने पहला जो वाक्य बोला था, खुद उन्होंने जो पहला संबोधन सीखा था, वो किसी स्त्री ने सिखाया था। क्योंकि अगर लड़कियां, अच्छी लड़कियां आगे नहीं आएंगी तो या तो वही वर्चस्व अखंड रहता है, या फिर, अब इस या फिर के आगे बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप लोग समझ गए होंगे। इसलिए मैं इन 4 मुक्तिबोध की 4 पंक्तियों के साथ अपनी बात को पूरा करना चाहता हूं कि अब अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने ही होंगे, तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़ सब। पहुंचना होगा दुर्गम पहाड़ों के उस पार, तब कहीं देखने मिलेंगी बाहें विजय की। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।